हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन के बारे में। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, जिसमें हमने बात करी किसके किसके बारे में। पहले लेक्चर में हमने बात करी साइज रिडक्शन एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। सेकेंड लेक्चर जो हमने कर लिया था उसमें हमने बात करी साइज सेपरेशन एंड हीट ट्रांसफर के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन के बारे में। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, लाइक हमारा मिक्सिंग हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ड्राइंग हो गई, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीटली कवर कर देंगे। ठीक है, तो एज प्रॉमिस्ड 4 लेक्चर में हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जीपैट एंड नाइपर 2025 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, जिसमें हमने फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट किए। फार्माकोलॉजी में हमने बात करी है किसके बारे में, हमने जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर दिया, हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर दिया, हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को भी स्टार्ट किया था और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में भी हमने 2 लेक्चर कवर किया और नेक्स्ट 4 to 5 लेक्चर्स में हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी खत्म कर देंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जीपैट 2025 की डेट आ चुकी है, वो है आपका मई 25 को है। तो बिफोर अप्रैल 25 मतलब 1 महीने पहले, आपके 1 मंथ बिफोर, आज की डेट क्या है, आज है 28 फेब। तो हम 25 अप्रैल तक आपका जितना भी मेजर पोर्शन है, लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सारे मेजर मेजर पोर्शन हम खत्म कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 मंथ रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन कराना है। ठीक है, साथ में आप क्या करें, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमको सारी अपडेट्स मैं वहाँ भी डालता रहता हूँ। और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितनी भी क्लास के अपडेट्स, टाइमिंग, शेड्यूल, सब कुछ मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है, तो फिर आ जाओ फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इंजीनियरिंग के 2 पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके उनको देख लेना, ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं है। आज का भी वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनको हम बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे अभी। हम बस अभी इस तरीके से लेके जाएंगे कि जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम खत्म कर लें, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं इससे। बस आपको एक बार पूरा आपके आंखों के सामने से घूमने आना चाहिए, गो थ्रू हो जाना चाहिए, क्योंकि तब आप इजीली चीज़ों को खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो आज यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसको हम आज माइंड अप करेंगे। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड टू गेट अ कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट। मतलब क्या, सिंपल सी बात है, आपका क्या होता है कि जो आप सिंपल सी इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो आपका लिक्विड है उसको आप वेपराइज कर दो और साथ में आपका क्या हो, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाए। इवेपोरेशन मींस सिंपली वेपराइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे जो वेपराइजेशन होता है कहाँ होता है, लिक्विड के सरफेस से। सिंपल सी, अगर आप मान लो कि आपने क्या किया, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर बनाया, आप उसको दिन भर के लिए धूप में रख दो, तो आप शाम तक देखोगे क्या होगा कि आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो नीचे बचा हुआ रह जाएगा। तो यही सिंपल सा इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आप देखो कि आप किसी चीज़ को, जैसे कोई भी आप बना रहे हो, सब्जी या कुछ भी आप बना रहे हो, कोई भी डिश बना रहे हो, उसमें पानी डालो, फिर उसको थोड़े टाइम तक बना पकाओ, तो धीरे धीरे आप देखोगे क्या हो जाता है, वो कंसंट्रेट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाटर है वो निकल जाता है। इसी और वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है इवापोरेशन। सिंपल सी बात है, टू मेक अ सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड। इवापोरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट बनाना है। जनरली एक्सट्रैक्ट्स आर कंसंट्रेटेड इन दिस वे। मतलब क्या है कि जैसे अगर हमें कोई भी फ्रूट एक्सट्रैक्ट लेना है, कोई वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट निकालना है, ठीक है, किसी भी मेडिसिनल प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालना है, तो हम कैसे करते हैं, वो इवापोरेशन के थ्रू ही करते हैं। उसको हम पहले उसको डिसॉल्व करते हैं, फिर धीरे 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 उसका जितना भी सॉल्वेंट है उसको हम इवापोरेट कर देते हैं, लास्ट में हमें एज अ कंसंट्रेट मिल जाता है। सिंपल सी बात है, इवापोरेशन ये डायग्राम बचपन से देखते आ रहे हो, यहाँ से वो इवेपोरेट हुआ, फिर वो कंडेंसेट हुआ, फिर वो प्रेसिपिटेट आउट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आता है, इससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर। गर्मी में आपका इवापोरेशन जल्दी होता है कि ठंडी में? सिंपल सी बात है, गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो गर्मी में जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इवापोरेशन बढ़ेगा। वेपर प्रेशर, रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, उतना ही ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, आपको इवापोरेशन देखने को मिलेगा। सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया लिक्विड का, ग्रेटर विल बी द इवापोरेशन। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है कि वहाँ पे वाटर को इवापोरेट करने के लिए, इवापोरेशन में क्या होता है, वो बाहर निकल रहा है। अब देखो, कोई एक हम पार्टिकल ले ले जिसकी केवल इतनी सरफेस एरिया, दूसरा हम ले लें इतना बड़ा पार्टिकल। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर को निकलने के लिए कितना एरिया मिलेगा, जितना इसका सरफेस होगा, बट यहाँ पे उसको ज़्यादा एरिया मिलेगा, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवापोरेशन। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या, एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है कि अगर मान लो आप किसी भी उसको सॉल्यूट को आप हिलाते रहो, एजिटेट करते रहो, हिलाते रहो, तो उसमें क्या हो जाता है, जो ऊपर की एक लेयर बन जाती है कभी कभी सॉल्यूट्स में ना, वो क्या हो जाता है, एजिटेशन से वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो जैसे वो लेयर ब्रेक डाउन होगी, वैसे ज़्यादा रेट ऑफ हमारा इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल बात करें तो टाइम ड्यूरेशन, जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन रहेगा। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हो, देखो
टेम्परेचर आप लिख सकते हो, इंक्रीज टेम्परेचर और इंक्रीज क्या हुआ, इवेपोरेशन बढ़ गया, सिंपल सी बात है। सेम आप लिख सकते हो किसका, वेपर प्रेशर का आप लिख सकते हो कि इंक्रीज वेपर प्रेशर, उसके रिजल्ट में क्या हुआ, इंक्रीज इवेपोरेशन, ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। फिर आप लिख सकते हो किसका, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया, इसमें आप क्या लिख सकते हो कि इंक्रीज किया हमने सरफेस एरिया, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि इंक्रीज हो गया हमारा इवेपोरेशन। सेम अगर हम बात करेंगे एजिटेशन की, तो हम अगर हमने एजिटेशन इंक्रीज किया तो हमारा इवेपोरेशन जो है वो भी इंक्रीज हो गया, सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें। सेम आप ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की बात कर लो, तो जितना आप टाइम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब जो ये फ्लो चार्ट है, इससे क्या है, इससे अभी आपके रिसेंटली जीपैट 2022 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो आप कर सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन मैं मुझे और पूछना था आप लोगों से कि मैं प्लान कर रहा था आपका कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने का प्लान कर रहा था, कि मतलब हम जैसे 2020 का पेपर उठाएं, 2 से 3 पार्ट में उसको कंप्लीट पेपर में सॉल्व करा दूं। तो ये आप किस टाइप में चाहते हो, या तो सब्जेक्ट वाइज लेके आऊँ मैं उसको, या मैं उसको रैंडमली लेके आऊँ। रैंडमली में क्या हो जाता है, जैसे सब्जेक्ट वाइज हम आते हैं तो आपका एक माइंड सेट रहता है कि हाँ कोलॉजी कोलॉजी ही आने वाला है, बट अगर हम रैंडमली करेंगे तो उससे क्या हो जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आप इजिली अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो। तो क्या आप चाहते हो कि मैं ये सब्जेक्ट वाइज लेके आऊँ, या किस तरीके से मैं पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके आऊँ, तो आप मुझे बता दो। तो हम वीकेंड्स पे क्या करिया करेंगे कि अब जितने वीकेंड्स आ रहे हैं, जैसे सैटरडे संडे, तो मेनली संडे को या सैटरडे को हम क्या करेंगे, एक एक ईयर का पेपर उठा के डिस्कस कर दिया करेंगे। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर हमें इस तरह के इसको डिस्कशन को चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करो और कमेंट करके बताना कि हाँ प्रीवियस ईयर पेपर हम स्टार्ट कर दें कि नहीं करें अभी, ठीक है। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इवेपोरेशन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इसी क्लासिफिकेशन से रिसेंटली 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं लिखा, सिंपल सी बात है, मैंने एक फ्लो चार्ट में समराइज़ कर दिया, आप बस ऐसा फ्लो चार्ट बना लेना। और इस फ्लो चार्ट को आपको कैसे कंप्लीट करना है इवेपोरेशन मैं बताऊँ आपको, देखो सिंपल, आप कुछ नहीं करना, आप एक A4 शीट लेना, एक ये स्लाइड रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट जो ये टेबल है, ठीक है, दो ही है, ठीक है, एक ये टेबल और एक ये A4 शीट, इस दोनों को आपको क्या करना है, उसी उसमें समराइज कर लेना। आप कैसे समराइज करोगे, ऐसे नहीं करना कि आधा डिवाइड कर दिया, आधा इधर फ्लो चार्ट बना दिया, आधा टेबल बना दिया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, हम करेंगे कि जैसे हमने पहले लिखा क्या, हमने पहले लिखा इवेपोरेशन, ठीक है। अब इवेपोरेशन में हमने देखा कि इवेपोरेशन विथ हीटिंग मीडियम इन जैकेट हमने लिखा, फिर हमने देखा कि इवेपोरेटिंग पैन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इवेपोरेटिंग पैन की बात आ गई, अब इवेपोरेटिंग पैन में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीम जैकेटेड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टीम जैकेटेड कैटल भी बोलते हैं, ठीक है, स्टीम जैकेटल कैटल भी बोलते हैं। तब स्टीम जैकेटेड कैटल इसको ही हम बोलते हैं, तो इसी को इसके आगे हमें लिख देना है। फिर इसके बाद इसका जो एक दो पॉइंट का डेफिनेशन जो टेबल में लिखा हुआ है उसको इसी के आगे शॉर्ट में लिख देना है, बस याद रखने के लिए। सेम इधर आ जाना है, फिर उसके बाद हमें दूसरा लिख देना है। तो ऐसे ऐसे करके हमें इसी फ्लो चार्ट के अंदर चीज़ों को हमें समराइज करके और उसको एक्स्ट्रा करके लिखना है, समझिए बात को। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो चीज़ें हमें और ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएंगी, समझ गया। इस तरीके से आप एक पेज के अंदर पूरा का पूरा इवेपोरेशन समराइज कर सकते हो, और आपको ऐसे ही समराइज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीज़ें इजीली आप कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या हो जाएगा कि आप पढ़ते रहोगे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आप पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको बस ऐसे समराइज करके चीज़ों को खत्म करना है, ठीक है। अब देखो हम इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि होता क्या है ये। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक मिनट, पहले हम इसको देख लेते हैं क्या है इवापोरेटर्स। अब इवापोरेटर्स को हम मेनली दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। कौन से दो पार्ट है वो, सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है इवापोरेशन विथ हीटिंग मीडियम इन जैकेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक आउटर जैकेट में हम हीटिंग मीडियम डाल देते हैं, तो वहां से एक इवापोरेशन होता है। दूसरा जो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन विथ ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस, दूसरा जो होता है वो होता है ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस से इवापोरेशन होता है। इसके अंदर हमारे पास आता है इवापोरेटिंग पैन आता है, सिंपल सी बात है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टीम जैकेटेड कैटल भी इसी को बोला जाता है। इवापोरेशन पैन का ही दूसरा नाम क्या है, स्टीम जैकेटेड कैटल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे में क्या होता है, इवापोरेशन विद ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस। वहां पे क्या था, वहां पे हमारा जो इवापोरेशन था वो इवापोरेशन पैन के थ्रू था, यहाँ पे क्या था, ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस के थ्रू था, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो मतलब इसमें सरफेस ही हीट है, तो इसमें क्या हो जाता है हमारे पास कि इसमें हमारे पास आ जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल ट्यूब और एक होता है वर्टिकल ट्यूब। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल ट्यूब और वर्टिकल ट्यूब का मतलब क्या होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब और वर्टिकल ट्यूब का मतलब सिंपल से समझो कि यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम इवापोरेटर के इक्विपमेंट बताएं तो यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में सिंपल से जो हीटिंग ट्यूब्स हैं वो हॉरिजॉन्टली लगे होंगे, वर्टिकल ट्यूब में हीटिंग ट्यूब्स हैं वो वर्टिकली लगे होंगे, बस यही डिफरेंस है दोनों में, और कुछ नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो है उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर में,
हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर के अंदर कौन कौन सा आता है, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, पता है आपको कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब में कौन कौन सा आएगा। हॉरिजॉन्टल ट्यूब में हमारा आता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर ही इसका एग्जांपल है एक। दूसरा आता है हमारे पास वर्टिकल ट्यूब। अब वर्टिकल ट्यूब में भी दो चीज होते हैं, एक होता है शॉर्ट ट्यूब, दूसरा होता है लॉन्ग ट्यूब। मतलब एक होती है जो ट्यूब्स हमारे पास होती है वो छोटी छोटी लगी होती है हीटिंग ट्यूब, दूसरी होती है जो बड़ी बड़ी लगी होती है। तो एक होता है शॉर्ट ट्यूब, दूसरा होता है लॉन्ग ट्यूब। अब शॉर्ट ट्यूब में भी दो होते हैं। शॉर्ट ट्यूब में हमारे पास आता है कि शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवापोरेटर। इसमें क्या होता है, सिंगल इफेक्ट और मल्टीपल इफेक्ट। जो सिंगल इफेक्ट होता है इसके अंदर आता है हमारे पास क्या, इसके अंदर आता है हमारे पास शॉर्ट, इसका एग्जांपल है आप लिख लेना इसके आगे, शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाता है, शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा जो आता है हमारे पास मल्टीपल इफेक्ट। मल्टीपल इफेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, मल्टीपल इफेक्ट के अंदर आएगा जैसा इसका नाम है मल्टीपल इफेक्ट, वैसे इसका एग्जांपल आता है ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ठीक है, ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा इसका एग्जांपल। अब उसके बाद दो होता है, एक होता है हमारे पास लॉन्ग ट्यूब। अब लॉन्ग ट्यूब में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन, दूसरा होता है फोर्स सर्कुलेशन। सिंपल सी बात है, नेचुरल सर्कुलेशन में हम क्या डाल देते हैं, हम डाल देते हैं क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। ठीक है, नेचुरल सर्कुलेशन में क्या आ जाता है हमारे पास, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर या राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर जिसको बोलते हैं, और एक आ जाता है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। तो होते हैं, अब देखो इनको मैं इन डिटेल, कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ने का। अगर आप इन डिटेल पढ़ने जाओगे तो पढ़ते रह जाओगे, उतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको बस एग्जांपल्स याद रखने हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, बस आपको वो याद रखना है। ठीक है, नेचुरल सर्कुलेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, नेचुरल सर्कुलेशन में आ जाता है अपने पास क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं राइजिंग फिल्म। क्लाइंबिंग फिल्म का ही दूसरा नाम है राइजिंग फिल्म इवापोरेटर। एक ये आता है, दूसरा जो इसके अंदर आता है, दूसरा कौन सा आता है, दूसरा अपने पास इसके अंदर आ जाता है फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर। क्या आ जाता है, एक हो गया क्लाइंबिंग या राइजिंग फिल्म, दूसरा आ जाता है फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर। ठीक, सिंपल इसके अंदर ये आ जाता है। उसके बाद अपने पास फोर्स सर्कुलेशन में जो आता है वो आता है फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर। जैसा उसका नाम सजेस्ट करता है वैसे उसके काम है, फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर ही इसका एग्जाम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसके आगे ये एग्जांपल्स भी अटैच कर लेना अपने नोट्स में। आप ट्राई करो कि देखो मैं पीडीएफ्स और पीपीटीज मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मैं डाल दूंगा, बट अगर आप मैक्सिमम ट्राई करो कि ये जैसे ऐसे सिंपल से फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक एक पेज में अपने नोट्स को समराइज करने का, फ्लैश कार्ड बना के, वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो वो उस तरीके से, क्योंकि देखो जब आप ट्राई करो, अब जैसे आप लोग रिवीजन करते हो तो रिवीजन आपको ऐसे नहीं करना कि आप नोट्स पलटते गए रिवीजन करते गए, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। रिवीजन कैसे करना है, आप सिंपल सा ट्राई करो, जैसे अगर आप इवेपोरेशन रिवाइज कर रहे हो तो आप एक एक ब्लैंक पेज लेके बैठो कि मुझे पूरा इवेपोरेशन इसी में समराइज कर देना है। ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, अलग अलग बॉक्सेस के थ्रू बना के लिखो। इससे क्या होता है ना, जब आप उस टॉपिक को एक पेज में समराइज करने जाओगे ना तो आपका दिमाग काम करेगा, आप क्रिएटिव वे में उसको लेके जाओगे और सोचोगे उसके बारे में, तब वहाँ से आपको चीज़ें दिमाग में याद रहेंगी। तो इस तरीके से आप ट्राई करो कि उसको पूरा का पूरा समराइज करो एक पेज में। ठीक है, कोई बड़े टॉपिक्स हैं तो उसको क्या करो, आप ए4 शीट में नहीं आ रहा तो आप एक चार्ट पेपर ले लो, चार्ट पेपर का हाफ में समराइज कर लो। जैसे बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कैंसर हो गया, कोलॉजी में एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी हो गई, ये बड़े टॉपिक्स ये ए4 शीट में नहीं आने वाले, इनको आप चार्ट पेपर में कर लो। अगर कोई छोट और थोड़ा मीडियम साइज के टॉपिक है तो आप चार्ट पेपर के 4 पार्ट्स कर लो, एक पार्ट में कर लो। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा, आपका दिमाग काम करेगा, थोड़ा सा आप एक्टिव रखोगे इन सारी चीज़ों को। तो और उसके बाद तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको एक टॉपिक जो याद करने में 10 मिनट लगते, मतलब आप एक टॉपिक रिवाइज करने में जो आपको 1 घंटा लगता था वो 10 मिनट में आप कर लोगे, तो आपका टाइम सेव होगा और नंबर ऑफ रिविजन्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यही सारी छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे तो वो सारे आपकी रैंक ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं इवापोरेटर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसी फ्लो चार्ट के साथ अटैच कर लेना है। ठीक है, इवापोरेटर की बात करें तो इवापोरेटिंग पैन है हमारा जो स्टीम जैकेटेड केटल है। ठीक है, इसको बोलते हैं, आइए इसमें ये क्या होता है कि एक लाइनर एज अ पैन एंड यूज फॉर एक्वस एंड थर्मोस्टेट लिक्वर के लिए इसमें यूज़ करते हैं, और इसका जो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मीडियम इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। वैक्यूम पैन की बात करते हैं, थर्मोलाबाइल मटेरियल के यूज़ किया जाता है। हमारा जो वैक्यूम पैन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो थर्मोलाबाइल मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। इवापोरेटिंग स्टिल्स, ठीक है, इवापोरेटिंग स्टिल्स की अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं, इवापोरेटिंग स्टिल्स भी हमारे थर्मोलाबाइल मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर की बात करें तो ये लिक्विड दैट डू नॉट क्रिस्टलाइज एंड नॉट फॉर्म अ स्केल एंड नॉन विस्कस। ठीक है, मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि जो नॉन विस्कस लिक्विड्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर। ये शुगर इंडस्ट्री में कॉन्सेंट्रेट, कैस्टर एक्सट्रैक्ट और फोमी लिक्विड के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते, बाकी इन सब के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारा वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर है इसका हमारा शुगर सॉल्ट्स एंड हैवी केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। साथ में क्लाइंबिंग फिल्म ऑपरेटर, इंसुलिन, ब्लड प्लाज्मा, लीवर एक्सट्रैक्ट, इन सब के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इससे हमारा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, शायद किसी ईयर में इसका क्वेश्चन था हमारे पे, मे बी शायद
2011-12 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था इन टाइप से, ठीक है। तो आपको ऐसे टाइप सारे के सारे ये जो यहाँ मैंने बताया और ये जो यहाँ बताया, ये सारे टॉप टाइप्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक फ्लो चार्ट में आप समराइज करके इसको अच्छे से याद रख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक। और साथ में जैसे इनके अलग अलग नाम है, वर्टिकल ट्यूब का बास्केट टाइप नाम है, क्लाइंबिंग फिल्म का कृष्णा टाइप नाम, कृष्णा ट्यूब है, तो इसको भी आपको याद रखना है, इनके नेम्स को भी अच्छे से आप याद रखो, ठीक है, समझिए बात को। और यहाँ पे मैंने एक बताया था, कहाँ पे, यहाँ पे मैंने बताया था फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर, ठीक है। फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर किसका टाइप है, इवेपोरेशन विद लॉन्ग ट्यूब का नेचुरल सर्कुलेशन में फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर आता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा PYQ का क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इस सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने इवेपोरेशन को ख़त्म किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है आज का, वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो हम जल्दी से फटाफट से इसको भी वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करें। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का टर्म दिया था जैबिर आईबीएन हैंड साहब ने डिस्टिलेशन को डिस्कवर किया था। नाम हमको याद रखना है, रखो ना रखना ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टिलेशन में भी डिफाइंड एज अ सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर इंक्लूडिंग लिक्विड बाय पार्शियल वेपराइजेशन ऑफ द मिक्सचर एंड सेपरेट एंड कलेक्ट द वेपर। देखो सिंपल सी बात है, आपको डेफिनेशन नहीं याद है ना याद करो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको कन्फ्यूजन होती कभी कभी, हमें डिस्टिलेशन, ड्राइंग एंड इवेपोरेशन में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी वीडियो को एंड में मैंने एक स्लाइड डाली है जिसमें हम तीनों को समझ लेंगे। डिस्टिलेशन में क्या होता है, सिंपल सा देखो, आप क्या कर रहे होते, अभी हमने इवेपोरेशन में देखा, इवेपोरेशन में अभी हमने देखा कि यहाँ पे जैसे लिक्विड है किसी सॉल्वेंट में, ये क्या हो रहा है, ये वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, समझिए बात को। अब मान लो कि दो ऐसे मिक्सचर हों, एक पहले इवेपोरेट हो जा रहा है, एक थोड़ा बाद में इवेपोरेट हो रहा है। हमें पता है कि एक मान लो कि हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट, मान लो एक मान लेते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट हो रहा है, इसमें दो मिक्सचर हमने डाल लिया, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट हो रहा है, दूसरा हमारा 150 पे इवेपोरेट हो रहा है, हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करें, हम इसको पहले 100 डिग्री पे हीट कर देंगे। जब हमने 100 डिग्री पे इसको हीट किया, तो क्या किया, जो इसका ए था, वो ए पार्ट जो था वो, मान लो ए ने 100 डिग्री पे और 150 पे बी था, तो ए जो था वो इवापोरेट होने लगेगा। तो उस ए को हम क्या करेंगे, उस ए को हम यहाँ से उसको फिर से कूल करके उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, कंसंट्रेट के फॉर्म में उसको फिर से कूल करके कलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ए और बी को हमने सेपरेट कर लिया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। सिंपल सी बात है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वन लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज से लिक्विड को सेपरेट करना। कि मान लो इंप्योरिटीज है, लिक्विड हमारा वोलेटाइल है, हमने लिक्विड को हीट किया, वो बाहर निकल गया, खत्म बात। वन लिक्विड फ्रॉम वन और मोर अदर लिक्विड से उसको हम लोग भी सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो ये होता है प्रोसेस, सिंपल सी बात है। मान लो हमने इसमें दो मिक्सचर डाल दिया, एक का इवेपोरेटिंग पहले है, एक पहले इवेपोरेट हो रहा है, दूसरा बाद में हो रहा है, तो उसको हमने यहाँ से इवेपोरेट किया, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जैसे ये इसके अंदर आया तो ये कंडेंसर है, कंडेंसर में हमने क्या किया, कोल्ड वाटर डाल दिया। अब जैसे ही वो कोल्ड वाटर उसमें गया, वो क्या हो जाएगी, गैस को क्या होगा, जैसे ही आप गैस को हीट करोगे फिर वो कोल्ड करोगे तो वापस से वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस लिक्विड को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वापस से कलेक्ट कर लेते हैं। और जो कलेक्टेड लिक्विड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेट। यही एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। और इसी डिस्टिलेशन से हम सेपरेशन और सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक। ये सिंपल सा पूरा का पूरा आपका प्रोसेस था। अब यहाँ पे इससे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, इससे क्वेश्चन पूछा गया है इसके इक्विपमेंट्स से, ठीक है। डिस्टिलेशन में आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं डिस्टिलेशन के इक्विपमेंट से, और इससे आपके अभी रिसेंटली 2022 में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। आज फटाफट से हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो कितने कितने टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं। सबसे पहले तो सिंपल डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग डिफरेंशियल डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारे पास होता है फ्लैश डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारे पास होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर बोलते हैं। फिर हमारे पास चौथा है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग इवेपोरेशन डिस्टिलेशन या शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। फिर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। फिर है एजियोट्रोपिक या एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। फिर है स्टीम डिस्टिलेशन। फिर नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड लास्ट वन इज कंप्रेशन डिस्टिलेशन, ठीक है। अगर आपने इन सब के बारे में इन डिटेल पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद उससे आपको शॉर्ट नोट बना लेनी है। बट अगर आपने नहीं पढ़ रखा, आप अभी पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस जितनी पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ इतने लिखते जाओ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब अभी मैंने बताया 2022 में क्वेश्चन था। 2022 में क्वेश्चन कहाँ सा था आपका, 2022 में क्वेश्चन आपके सिंपल डिस्टिलेशन से ही क्वेश्चन था 2022 में, और एक हमारा स्टीम डिस्टिलेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, मे बी ये 11 या 12 में आया हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बस हम क्या करेंगे, दो टेबल फॉर्म में पूरा का पूरा डिस्टिलेशन खत्म कर देंगे, और वहीं से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन को हम डिफरेंशियल डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन या एरोमेटिक वाटर के प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। और
प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी इसको हम यूज़ करते हैं, और नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द वोलेटाइल लिक्विड्स। नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स और वोलेटाइल लिक्विड्स के सेपरेशन के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन इज फ्लैश डिस्टिलेशन, या जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, दिस मेथड इज वाइडली यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, किसमें? इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो हमारे पास है रेक्टिफिकेशन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स सच एज एसीटोन एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। जहाँ पे दो मिसिबल लिक्विड्स हैं लाइक एसीटोन एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से, फिर वो सेपरेट आउट कैसे होंगे? अभी मैंने बताया, एक का मेल्टिंग पॉइंट, एक का जो हमारा इवेपोरेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो पहले होगा एज कम्पेयर टू नेक्स्ट वन। तो उससे क्या होगा, जो पहले मतलब जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा, और जो सेकंड वन है वो बाद में इवेपोरेट होगा, तो हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन में इसका यूज करते हैं, और ऑल्सो यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट बाय यूजिंग द टॉल्विंग। फिर आता है कंप्रेशन डिस्टिलेशन, यूज फॉर ऑब्टेनिंग फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर दिस इज पायरोजन फ्री। मतलब सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाने के लिए कौन सा डिस्टिलेशन का यूज करते हैं हम? कंप्रेशन डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। ठीक, फिर आता है हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन को हम एक और नाम से, स्टीम डिस्टिलेशन है हमारा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूज फॉर सेपरेशन ऑफ द इमिसिबल लिक्विड्स। ये इमिसिबल लिक्विड्स के सेपरेशन के लिए इसका हम यूज करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट, अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट्स के जो लिक्विड है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स, बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल जैसे हमारे क्लोव हो गया, एनीस हो गया, इक्लिप्टस हो गया, इनके प्यूरिफिकेशन के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एरोमेटिक वाटर के प्रिपरेशन में भी इसका हम लोग यूज किया जाता है। ठीक है, और एक है कि जो हमारा कैम्फर होता है उसको भी हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से ही डिस्टिल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टीम डिस्टिलेशन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें मेनली अभी दो इस डिस्टिलेशन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक है सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा स्टीम डिस्टिलेशन। मे बी आपको नेक्स्ट एजियोट्रॉपिक या अदर डिस्टिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसको प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा जो है वो है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग इवेपोरेटिव डिस्टिलेशन या शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था इन 2017। ठीक, तो आप समझ लो कि इस टेबल से आपके 3 बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो फोर्थ टाइम भी आने की पॉसिबिलिटी। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन की बात करें तो इसको हम लोग किस में यूज करते हैं? यूज फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ केमिकल्स ऑफ लो वेपर प्रेशर के केमिकल्स, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल की रिफाइनिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जो मेथड है वो कौन सा है? वो है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। विटामिन ए इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर ऑयल से विटामिन ए का सेपरेशन हम किस मेथड से करते हैं? वो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन से करते हैं। आपको नेम याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना कि नेम से आपको घुमा देता है, तो आपको घूमना नहीं, आपको नेम याद रखना है। ठीक है, फिर आता है आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो होता है ड्राई डिस्टिलेशन। Destructive distillation is the distillation method in which the distillate is decomposition products of the constituents of the organic matter burnt in the absence of air। मतलब क्या सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम एयर के एब्सेंस में बर्न करते हैं, उसके बाद जो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट बनता है वही हमारा होता है डिस्टिलेट। यूज इन द इंडस्ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वुड, कोल एंड एनिमल मैटर। से हमारा वैल्यूएबल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के डिस्टिलेशन है, आपको पूरा एज अ डिस याद नहीं रखना है, आप याद रख भी नहीं पाओगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं उसको आप याद रख लेना, उनके जो डिफरेंट नेम्स हैं उनको आप याद रख लेना, उतना आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि आप पूरा याद करने जाओगे आपसे याद नहीं होगा, मुझे पता है, मैंने भी प्रिपरेशन करी है, तो आप पूरा लाइन बाय लाइन नहीं याद रख सकते, कंफ्यूजन होगी। बट इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको ईजिली याद होंगी। मैं इसका PYQ जरूर सॉल्व कराऊंगा, एक बार कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाए इंजीनियरिंग का, तो पूरे इंजीनियरिंग का मैं PYQs टॉपिक बाई टॉपिक आपको कंप्लीट सॉल्व करा दूंगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सके, जहाँ से पॉसिबल हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने काफ़ी क्वेश्चंस अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखे हैं, तो आप जाके वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोग के लिए, तो आप उसका यूज़ करो। ठीक, अब मैंने जो बोला था कि हमें कन्फ्यूजन होती है 3 टर्म में, डिस्टिलेशन में, ड्राइंग में एंड इवेपोरेशन। कन्फ्यूजन होती है तो हम उस कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करेंगे, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूजन हमें लेके नहीं चलना है अपने साथ। ओके, चलो, क्या बात है कि इन प्रैक्टिस इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन एंड ड्राइंग। बट हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा इंटेंशन है, जो हम प्रोडक्ट चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें कंडेंसेशन वेपर चाहिए हो, जो जैसे मैंने अभी बताया कि वेपर को हम वापस से कंडेंसेट कर लेते हैं, उसको अगर जैसे यहाँ से हमने हीट किया और इस वेपर को हमने वापस से कंडेंसेट कर लिया। ठीक है, कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, कहाँ गया? ठीक है, ये हमने देखा था कि ये हमने यहाँ से वेपर को हीट किया और वापस से हमने इसको कंडेंसेट कर लिया। तो अगर हमें ऐसा कंडेंस्ड वेपर हमारा एज अ प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो उस कंडीशन, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्टिलेशन।
अगर हमें कंसनट्रेटेड लिक्विड रेसिड्यू चाहिए होता है, मतलब क्या हो कि हम इवेपोरेट कर दें बाकी सारी चीज़ें, कुछ हमें कंसनट्रेटेड लिक्विड रेसिड्यू हमारे पास बच जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इवेपोरेशन। और अगर हमें ड्राइड सॉलिड रेसिड्यू चाहिए हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राइंग। ठीक है, हमने डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन खत्म कर लिया, ड्राइंग हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियरिंग, पूरा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी खत्म कर देंगे। ठीक, तो ये तीनों के डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, इवेपोरेशन एंड हमने डिस्कस कर लिया डिस्टिलेशन। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, क्या और चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है, लेस देन 80 डेज़ बचे हुए हैं आप लोग के लिए एग्जाम के लिए, तो आपको अपना 100% देना है। और आपको जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ से डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मैक्सिमम मैसेजेस मतलब सभी का रिस्पॉन्स मैं ज़रूर वहाँ पे मैसेजेस देखता हूँ। थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि वो कुछ काफ़ी मैसेजेस आते हैं और साथ में मेरा भी कॉलेज लैब्स ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो बट मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करता हूँ जब भी मैं मैसेज देखता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज करके आप चीज़ें अपनी पूछ सकते हो, जो भी डाउट होता हो। साथ में मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे भी सारे अपडेट डालता रहता हूँ, तो वहाँ से चेक कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से भी उसको देखो और यूज़ करो। साथ में आप जाके एक बार चैनल ज़रूर विजिट कर लेना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस सारी चीज़ें चैनल पे पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट जाके देख लेना क्रैश कोर्स की, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और जो मैंने प्रैक्टिस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बोला है उसको आप लोग देख के कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।